गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 11 की, जिसके अंतर्गत इस लेसन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और इस लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको हमने स्टडी कर लिया था। आज इसी कड़ी में अपनी बात करने वाले हैं इस लेसन के बीच में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो थ्योरेटिकल बेस भी होंगे, जो न्यूमेरिकल बेस भी होंगे, उन सबको आज अपने स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये कि इस लेसन के जितने भी बीच में बनने वाले थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनकी आपको एक पीडीएफ मिलेगी जो आपके असाइनमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो प्रत्येक स्टूडेंट पहले उसको नोट करेगा और उसके बाद में ये क्लास देखना शुरू करेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो उस नोटबुक में लिखे हुए हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी उससे पीडीएफ के अंदर आपको मिलने वाले। तो सबसे पहले आप अपने असाइनमेंट सेक्शन में जाओगे और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल वो कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करोगे और उसको वापस से असाइनमेंट के रूप में सबमिट भी करना होगा। ठीक है, तो आज अपने बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। सबसे पहले थ्योरी की बात कर लें तो थ्योरी का पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है कि यदि हम देहली आवर्ती के मान को बढ़ा देते हैं, देहली आवर्ती न्यू लो इसके मान को बढ़ा देते हैं तो कार्यफलन के मान में वृद्धि होती है। या यूं कह सकते हो कार्यफलन का मान यदि बढ़ा दिया जाता है किसी धातु के लिए तो उसके लिए देहली आवर्ती के मान में वृद्धि होती है। ये एक नंबर में फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि देहली आवर्ती या यूं कह लो कार्यफलन को बढ़ाने पर उस पदार्थ के लिए देहली आवर्ती के मान में खाली स्थान परिवर्तन होगा, तो क्या कहोगे? वृद्धि हो जाएगी। सेकंड फैक्ट की अपने बात करें तो सेकंड फैक्ट बच्चों ये होता है कि अपने किसी भी धातु के ऊपर जब प्रकाश का आपतन करवाते हैं, यदि इस धातु का कार्यफलन फाई नोट है, कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, धातु से निष्कासित इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है ये कार्यफलन। यदि किसी धातु का फाई नोट है और इतनी ही ऊर्जा इस धातु को प्रदान की जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, उसका मान जीरो होगा। तो ये अपना दूसरा फैक्ट आप याद रखोगे कि यदि किसी भी धातु को कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो उस धातु से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों के लिए वेग का मान जीरो होता है, उसके लिए गतिज ऊर्जा का मान भी जीरो रहता है। तीसरा फैक्ट बच्चों आपको यह याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एक परिघटना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये एक परिघटना है। ये वो परिघटना है जो प्रकाश की, किसकी? प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। कौन सी प्रकृति की? प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा, क्रॉम्पटन प्रभाव के द्वारा, रमन प्रभाव के द्वारा, इनके द्वारा की जाती है। तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, अध्यारोपण, ये बहुत सारी परिघटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हैं। किसकी? प्रकाश की, ध्यान रखना। चौथा फैक्ट, कण की तरंग प्रकृति, इसकी व्याख्या कौन करेगा? इसकी व्याख्या करने वाला पहला एक्सपेरिमेंट था डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग मतलब कोई भी कण है जब वो गतिशील अवस्था में होगा तो गतिशील कण के लिए एक तरंग का निर्माण होता है। ये बात सबसे पहले एक्सपेरिमेंट रूप से किसने सिद्ध की थी? डेविसन जर्मर प्रयोग ने। देखो यहाँ पे दो बातें, कंफ्यूज करने वाली बात। यहाँ पे बात हो रही है कण की तरंग प्रकृति। यदि अपने बात करते प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, उनके द्वारा होगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कण की तरंग प्रकृति की। तो कण की तरंग प्रकृति किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है? डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा सबसे पहले इसकी व्याख्या की गई। ध्यान रखना, प्रकाश की तरंग प्रकृति और कण की तरंग प्रकृति। और प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? सबसे पहले तो नहीं कहूंगा मैं, हालांकि प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास 4-5 फैक्ट हो गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अपने पास इस प्रकार की एक व्यवस्था है। इस साइड में आपने निरोधी विभव ले लिया, इस साइड में आपने आवर्ती को ले लिया और यहां से एक धातु इस प्रकार से ग्राफ बनाती है, एक धातु इस प्रकार से। और क्वेश्चन ये आया था, ये धातु फर्स्ट के लिए ग्राफ हो गया और ये धातु सेकंड के लिए ग्राफ हो गया। यहाँ पे ये जीरो हो गया। तो बताना ये है, यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं कि कार्यफलन न्यूनतम किसका होगा? कार्यफलन
न्यूनतम मिनिमम किसका होगा, और धातु से इलेक्ट्रॉन जो निष्कासित होंगे, इलेक्ट्रॉन निष्कासन सुगमता से किसका होगा, कौन सी धातु से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे और कौन सी धातु का कार्यफलन कम होगा। ये दो बातें आपको बतानी है। हालांकि पहली बात तो ये कि जिसका कार्यफलन कम होता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निष्कासित होते हैं, सुगमता से निष्कासित होते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि जिसका कार्यफलन मिनिमम होगा ना, कम से कम होगा ना, उसी धातु से इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी निष्कासित होगा। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि कार्यफलन न्यूनतम किसका होगा। देखो ये आवर्ती वाली रेखा है, यहां से चलेंगे, आवर्ती का मान 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, मान लो यहाँ पे 4 हर्ट्ज आ गया, ये एच जेड है। 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हर्ट्ज आ गया। ये जो पॉइंट होता है जहां से ग्राफ उठना शुरू होता है, ये बच्चों आपके लिए देली आवर्ती का पॉइंट होता है। न्यू नोट 1 और न्यू नोट 2 नाम दे दिए, ये देली आवर्ती का पॉइंट होता है। देली आवर्ती वो आवर्ती होती है जहां से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होना शुरू हो जाते हैं। तो इस आवर्ती पे, 4 हर्ट्ज आवर्ती पे पहली धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन शुरू हो गया। तो पहली धातु से इलेक्ट्रॉन जल्दी निष्कासित होंगे, मतलब पहली धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और दूसरी धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपको ऐसा ग्राफ देकर के पूछा जा सकता है कि कार्यफलन किसका कम होता है और किसका ज्यादा होता है। तो ये कुछ एक फैक्ट है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब बच्चों अपने इस लेसन में जो बीच में से बनने वाले क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों की अपने बात कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सबसे पहले वो क्वेश्चन आप अपने उस पीडीएफ फाइल में देखो, नोट करो और समझो वहां से कि क्या दे रखा है। हालांकि बहुत आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो शायद आप खुद से कर सकते हो। फिर भी चलिए अपने बारी बारी से बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन में ये दे रखा है कि किसी धातु के लिए कार्यफलन का मान 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस धातु के लिए देली आवर्ती और देली तरंग दैर्ध्य का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपके लिए गिवन दैट क्या है, दिया हुआ क्या है, गिवन दैट आपके लिए कार्यफलन है कितना, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यू नोट का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, फाई नोट का एक मान होता है एच न्यू नोट, यहां से आप न्यू नोट निकाल लो तो फाई नोट बटे एच, और न्यू नोट का मान, फाई नोट का मान कितना, 4.25 बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको आप कन्वर्ट करोगे जूल में तो 1.6, यानी कि ई का मान रख देना, सीधी सी बात है, 1.6 10 की पावर -19 जूल हो गया। बटे में एच का मान है आपके पास 6.63 10 की पावर -34। अब आप इसको यहाँ से गुणा भाग कर लोगे, गुणा भाग करने पे बच्चों आपको मान मिलेगा 1.03 10 की घात 15, और ये आ जाएगा आपका हर्ट्ज में। तो ये आपका पहला आंसर निकल के आ जाएगा, देली आवर्ती का मान निकल के आ जाएगा। सेकंड अपने बात करें देली तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य जो होती है ना, वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये सूत्र होता है, लैम्डा नोट बराबर होता है सी बटे न्यू नोट। तो लैम्डा नोट, सी का मान कितना, 3 10 की पावर 8, और न्यू नोट का मान कितना, ये आपने ज्ञात कर रखा है 103 और 10 की घात 15। बच्चों यहाँ से आप गुणा भाग करोगे तो मान मिल जाएगा 2.91 10 की पावर -7 मीटर। ये आपके लिए दूसरा आंसर तैयार हो जाएगा। यानी कि कार्यफलन आपको दे रखा है, न्यू नोट और लैम्डा नोट आपको ज्ञात करना होता। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन था। अब बच्चों ये बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो बच्चों अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अपने पास एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन को आपने त्वरित किया है 10 की घात 4 वोल्ट से। तो प्रोटॉन के लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है। बच्चों क्या होता है कि अपने जो बुक में दे रखे हैं, आपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हो मोस्टली इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए वोल्टता दे रखी है, उसके लिए आपको लैम्डा का मान पूछ लिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अजीब सा क्वेश्चन फंस जाता है, यहाँ पे बात प्रोटॉन की हो रही है, तो हमें प्रोटॉन का भी ध्यान रखना है, अल्फा का भी ध्यान रखना है। सारे कणों के लिए आपको ये जो मान है न्यूट्रॉन वगैरह सभी कणों के लिए आपको ये मान याद रखने हैं कि सूत्र क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का भी आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन का भी पता होना चाहिए, अल्फा का भी पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा का सूत्र बच्चों 0.286 बटे रूट वी होता है। वी का मान 10 की घात 4 है, वी का मान कितना है 10 की घात 4 है, बटे में आ जाएगा अंडरूट वी। वी का मान यहाँ से 10 की घात 4 करोगे तो ये बन जाएगा 0.286 बटे में 10 की घात 4 का रूट निकालो 100 हो जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा पी ये बन जाएगा 100 का भाग लगाओगे ना तो
2.86 × 10⁻³ मीटर, ये आंसर हो जाएगा। एक बार ऐसा देखने को मिला है कि 10⁴ वोल्ट की बजाय, हालांकि क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के लिए था, लेकिन V का मान बच्चों 10 किलो वोल्ट दे रखा था। कितना दे रखा था? 10 किलो वोल्ट दे रखा था। किलो होता है 10⁻3, तो 10 × 10⁻3 वोल्ट, इसी को आप 10⁻4 वोल्ट बोल सकते हो। तो सीधा 10⁻4 वोल्ट मान भी हो सकता है और 10 किलो वोल्ट मान भी हो सकता है। तो किलो को 10⁻3 में कन्वर्ट करोगे, मान उतना ही बनेगा, 10⁻4 वोल्ट। अब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, अल्फा या फिर ड्यूट्रॉन, किसी भी कण के लिए आपको वोल्टता का मान देकर के लैम्डा का मान पूछ सकता है। तो ये अपने पास में सेकंड क्वेश्चन था। अब अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से पढ़िए। ऐसा दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता का मान 0.1 नैनोमीटर है। किसमें? स्थिति में अनिश्चितता का मान 0.1 नैनोमीटर है। तो आपको बताना है उसकी संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यहाँ पे काम आएगा। तो अपने ये जानते हैं कि ∇x डॉट ∇px, इसका जो मान होता है ना, वो h/4π के बराबर होता है। ठीक है, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, लेकिन कम से कम बराबर तो इसके होगा। तो h/4π के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको ∇px का मान ज्ञात करना है। तो h/4π इंटू यहाँ से हो जाएगा ∇x, ∇x भाग में आ गया। तो ये ∇px का मान कितना आएगा? h का मान रखो 663 10⁻34/4, पाई का मान 3.14 और ∇x का मान कितना है? 0.1 नैनोमीटर है। नैनो को कन्वर्ट करो जी मीटर में, नैनो का मतलब होता है -9, नो। ठीक है, ये बन जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 0.1 10⁻⁻9। ओके, अब बच्चों आप इसको गुणा भाग करोगे, मान के चलता हूँ गुणा भाग आपको आते हैं, तो मान बन जाएगा 0.53 10⁻24। मात्रक क्या होगा? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये आपके लिए आंसर निकल के आ जाएगा। संवेग में जो अनिश्चितता होगी, संवेग में जो परिवर्तन होगा, उसका मान 0.53 गुना 10⁻24 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। तो ये अपने पास तीसरा क्वेश्चन था। अब बच्चों अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा दे रखा है कि समान विभवांतर से त्वरित अल्फा कण और प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। दे क्या रखा है? एक तो कण है अल्फा कण, दूसरा अपने पास कण है प्रोटॉन। इन दो कणों को आपने गति करवाई, लेकिन विभवांतर का मान यहाँ से समान है दोनों का, यानी कि विभवांतर प्रोटॉन का भी उतना ही है और अल्फा कण का भी उतना ही है। तो इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात कितना बनेगा, वो आपको यहाँ से बताना है। तो पहली बात तो ये कि दोनों की तरंग दैर्ध्य का मान होता कितना है वो आपको पता होना चाहिए। चूंकि लैम्डा जो प्रोटॉन के लिए होता है उसका मान तो 0.286/√v होता है। लो जी समीकरण 1 आ गई। और लैम्डा अल्फा के लिए कितना होता है? 0.101/√v होता है। लो जी समीकरण नंबर 2 आ गई। अल्फा और प्रोटॉन का अनुपात पूछा है, तो पहले अल्फा और बटे में आ जाएगा प्रोटॉन। तो अल्फा का मान 0.101/√v बटा में प्रोटॉन वाला गुणा कर दो, उल्टा करके लिख देंगे, ये बन जाएगा 0.286। v और v दोनों के समान है, कैंसिल हो गए। तो लैम्डा अल्फा बटे लैम्डा पी का मान कितना बचेगा? 0.101/0.286। और बच्चों यहाँ से यदि आप इसका गुणा भाग करते हो तो मान निकल के आता है लगभग 0.35, यानी कि लैम्डा अल्फा और प्रोटॉन के लिए जो अनुपात निकल के आएगा उसका मान कितना बनेगा? 0.35 बनेगा। ये तो चलो हमने क्वेश्चन लिया है अल्फा और प्रोटॉन के लिए। यहाँ पे कोई भी दो नाम आपको दिए हुए मिल सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हो सकता है इलेक्ट्रॉन अल्फा का हो, या ड्यूट्रॉन शामिल हो सकता है, या ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अपने पास 4 प्रकार के कण हैं,
एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है और एक ड्यूट्रॉन है। चार में से कोई भी दो कणों के लिए आपसे मान पूछे जा सकते हैं, दो का अनुपात पूछा जा सकता है, या वोल्टता का मान देकर के किसी की भी वेवलेंथ आपसे पूछी जा सकती है। एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बस आपको करना क्या है, आपको इन चारों के लिए जो लैम्डा के सूत्र होते हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। वोल्टता का मान आपको दिया हुआ मिलेगा और आपको गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, और इसके साथ ये सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ही अपने इस लेसन के यहीं पे समाप्त होता है। ये लेसन नंबर 11 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अपने लेसन नंबर 13 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।